मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले आप लोग देख चुके हो कि हमने थॉमसन और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल की स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग रदरफोर्ड मॉडल एंड टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो जो कुछ रदरफोर्ड के मॉडल में जो खामियां थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेके, तो उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू बोर जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और ये जो उनका एटॉमिक मॉडल था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड था। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट वाज बोर्ड बेस्ड ऑन द राइट फॉलोइंग। तो उनके जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर आधारित उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, उसके प्रमुख बिंदु जो पॉइंट थे वो निम्नलिखित थे। नंबर 1 हम लोग देखेंगे, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड इट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो अकॉर्डिंग टू बोर साहब ने बताया कि कोई भी जो एटम होता है, एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि काफ़ी साइज़ में छोटा होता है, और जितने भी न्यूट्रॉन और जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो आपके इसी स्ट्रक्चर अर्थात न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का आशा है कि न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स। तो इस प्रकार से फर्स्ट उन्होंने पोस्टुलेट दिया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये किसी भी एटम के सेंटर पार्ट में स्थित होता है और इसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज अ प्लैनेट revolving around the sun. The path of the electron is circular, therefore attraction between the nucleus and electron is equals to the centrifugal force moving electron. अब हम इनके बात करते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की। तो ये आपका सपोज कीजिए कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार के सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोटेशनली मोशन करते रहते हैं। वो जिस प्रकार से जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हम अगर बात करें इन पे लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स की, तो हम जानते हैं कि कोई भी रोटेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आवश्यकता होती है। किसी भी बॉडी को राउंड या सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस का जो एक अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। इसकी वैल्यू जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे, आउट ऑफ द इन्फिनिट नंबर ऑफ द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर असंख्य जो कह सकते हैं कि असंख्य जो पाथ होते हैं, तो ऑर्बिट होते हैं, उनमें केवल उसी पर चक्कर लगा सकता है जो कि आपका मैथमेटिकली इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपका h/2π के। यहाँ पे h/प्लैंक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे h/2π के बराबर होगा। वहीं पर ये उसका मल्टीपल होगा, उसी पर ये चक्कर लगा सकते हैं उसी ऑर्बिट, दैट इज़ MVR। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि MVR इज इक्वल्स टू n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
h/2 पाई। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ असंख्य असंख्य कह सकते हैं ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल उसी ऑर्बिटल में चक्कर लगा सकता है जो जिसका एंगुलर मोमेंट, जिस ऑर्बिटल में उसका एंगुलर मोमेंट आपका जो h/4 पाई के सॉरी 2 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग mvr इज इक्वल्स टू n इंटू एच पाई। वहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस, और आपका n इज इक्वल्स टू ऑर्बिट हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और नंबर्स ऑफ द ऑर्बिटल। और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, हैव वैल्यूज सच एज h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, बट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। इनकी कभी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। थस द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिसाइज्ड एंड द स्पेशल और सर्कुलर ऑर्बिट क्वांटिसाइज इज स्टेशनरी ऑर्बिट। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। टिल द टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन एनी टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन एनी वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, इट डज नॉट लूज एनर्जी सच एज स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिटर में होता है और तो ये कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, कोई भी एनर्जी को लूज़ नहीं करता है, और इस स्टेट को हम नॉर्मल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ईच स्टेशनरी ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस is called so each stationary associated with the definite amount of energy, the greater the distance, just a minute बच्चों, each stationary orbital associated with the definite amount of energy and a greater distance of the orbital from the nucleus, more shall be the energy associated। जितनी इसकी डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा दूरी पर आपका ऑर्बिट स्थित होगा न्यूक्लियस से, उतनी ही आपकी जो एनर्जी होगी वो एसोसिएटेड होगी इसके साथ। दीज ऑर्बिटल आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन को हम एनर्जी लेवल्स के भी नाम से जान सकते हैं, और इनको हम 1 2 3 4 और वैसे हमने समझा था पहले कि एल एम एन करके इनको हम लोग नाम दे सकते हैं। इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। द एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रेडिएशन कैन बी अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। और यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन तभी संभव होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पर जंप करता है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जब जंप करता है तभी उसके द्वारा कह सकते हैं कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एनर्जी का एमिशन होता है। अगर वो अपने ही एनर्जी लेवल में है तो वहाँ पर वो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, या वहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जो एनर्जी का चेंज इन एनर्जी होती है वो एनर्जी इज इक्वल्स टू ई हाई, अर्थात हाईएस्ट जो आपका सेल होता है, और इज इक्वल्स टू एनर्जी लो इज इक्वल्स टू एच न्यू। The energy is absorbed when electron jump from inner to outer orbit and emitted when it's moved from outer to inner orbit। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों को समझने के लिए कि कब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर। अगर कोई भी सपोज कीजिए KLMN हमारी सेल है, ये हमारी
2 3 4 यहाँ पे KLMN। अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इनर से आउटर सेल में अगर एनर्जी रिलीज जंप करता है, तो इस कंडीशन पर जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी। और ठीक इसके विपरीत अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी एमिट होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिटल टू आउटर ऑर्बिटल एंड इट इज एमिटेड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिटल। When electron moves to inner to outer orbits may absorb a definite amount of energy. The new state of electron is said to be excited state. जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी को डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है आपकी। तो यहाँ और अच्छी तरह से ये आपका न्यूक्लियस हो जाता है। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये विभिन्न प्रकार की सेल हैं, इसको नाम दे सकते हैं। ये K है, ये आपकी L है, ये M है, ये N है, ये इसको O मान के चलिए। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी सभी जो सेल्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर सपोज़ कीजिए कि ये इनर से आउटर की तरफ, जैसे इनर से आउटर की तरफ अगर आउटर सेल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो आउटर में जब जंप करेगा तो आउटर में जंप करने का परिणाम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को, या हम सब कहते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो आपकी एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जंप करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जंप करता है, तो उस हिस्से पर या उस स्टेज पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी कह सकते हैं कि वो एनर्जी एमिट करेगा। तो इस प्रकार से फिर एक बात समझेंगे कि स्ट्रक्चर, जब कोई भी सेल अपनी ही कक्षा से मतलब रखता है, अपनी कक्षा में रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो उस अवस्था को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। परंतु अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक अपनी सेल से दूसरी सेल में, अर्थात एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है, तो यहाँ पर दो संभावना होती हैं। या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। उस अवस्था को हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। पर ऐसा करता कब है और करने से क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर कह सकते हैं कि एमिट होती है, तो मैं बता दूं, इंटरनल सेल से आउटर सेल की तरफ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सपोज़ कीजिए जंप करता है आउटर सेल की तरफ, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परंतु जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस से, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सरफेस से अंदर की तरफ आता है, जंप करता है, जंप करने के साथ वो इंटरनल सेल में एंटर करता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और इस प्रकार से ये एनर्जी को एमिट करता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। रेडियाई इन द वेरियस ऑर्बिटल। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की रहने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी रेडियाई के बारे में बात करें तो कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। चलिए हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं जिसका जो मास है वो स्मॉल m है और इस पे चार्ज जो है वो E है। सब बच्चों को बता दूं, वैसे हमने यहाँ पे E चार्ज मान रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो मास है वो आपका m है, और इसका अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो e है। ये एक न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसका जो एटॉमिक चार्ज है वो आपका Ze है, एटॉमिक, जहाँ पे Z आपका एटॉमिक नंबर है। तो v इज़ द tangential velocity of the revolving electron, and r is the radius of the orbital. The electrostatic force of attraction between the nucleus applying Coulomb's law is equals to k z e into e upon r square is equals to k z e square upon r square, where k is the constant। जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। z e आपका जो चार्ज है न्यूक्लियस पे है वो है, आपका e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और आपका जो r है वो आपका रेडियस है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग वेरियस ऑर्बिटल की जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। तो आज बच्चों हमने पढ़ा बोहर एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।